अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्राइम स्टोरीज। दिस इज़ राबिया शाहिद। डायरेक्टर जनरल पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी सियालकोट जुनैद ताज भट्टी अपने दफ्तर में पुरअसरार तौर पर ज़ख्मी हालत में पाए गए। उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन कुछ ही देर बाद वो इंतकाल कर गए। जुनैद ताज भट्टी ने खुदकुशी की या उन्हें कत्ल किया गया, इस हवाले से जानते हैं समा डिजिटल के नुमाइंदे आमिर मजीद साहब से। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब। वालेकुम अस्सलाम। आमिर साहब, सोशल मीडिया पर ये खबर बहुत चल रही है, इस हवाले से बहुत बातचीत की जा रही है कि जुनैद ताज भट्टी ने खुदकुशी की है या कत्ल किया गया है उन्हें, क्या कहेंगे आप उस हवाले से? जी बिल्कुल, चमा गोइयाँ चल रही हैं सोशल मीडिया पर और जो सार्फिन हैं वो अपनी आरा दे रहे हैं और कुछ का ये कहना है कि उन्होंने खुदकुशी की है, जबकि कुछ ये कह रहे हैं कि उनको कत्ल किया गया है। तो इसी पर एक इन्वेस्टिगेशन लॉन्च की है पुलिस ने और उसमें सबसे पहले तो एक मुकदमा दर्ज किया गया। उनके जो भाई हैं मोहम्मद अफजाल, उनकी मुद्दईयत में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और मोहम्मद अफजाल ने जो पुलिस को बताया वो ये बताया कि वो रहने वाले तो गुजर खान के हैं, लेकिन किसी काम के सिलसिले में अपने भाई के पास आए हुए थे। उन्होंने बताया कि वो वहीं दफ्तर में ही मौजूद थे कि इसी सना में जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं जिनका नाम फैसल बताया गया है, वो भागते हुए बाहर आए और उन्होंने कहा कि जुनैद ताज भट्टी ने खुदकुशी कर ली है या वो ज़ख्मी हालत में वहाँ पर अंदर मौजूद हैं। जिस पर जो है वो ऑफिस में जितने भी लोग मौजूद थे खलबली मच गई। जब अंदर गए तो अंदर जाके देखा कि सोफ़े पर जुनैद ताज भट्टी खून में लथपथ पड़े हुए हैं। उनको वहाँ से उठाया गया, सियालकोट में अल्लामा इकबाल टीचिंग अस्पताल है, वहाँ लेकर गए। वहाँ पर कुछ देर उनको ICU में रखा, फिर कुछ देर वो वेंटिलेटर पे रहे और इसके बाद वो इंतकाल कर गए। पुलिस पहुंची, पुलिस ने वहाँ पर पहुंचते ही वहाँ पर मौजूद जो ऑफिस स्टाफ था उनसे बातचीत शुरू की और सबसे इंटरव्यू लिया और वक्ती तौर पर सबको डिटेन भी कर लिया। अच्छा, अब वहाँ पर उस दफ्तर में मौजूद कौन कौन था? एक उनका पर्सनल ड्राइवर है जवाद, वो पर्सनल ड्राइवर है, वो उनके गांव से ही बिलोंग करता है। ठीक है। इसके अलावा यासिर एक कंप्यूटर ऑपरेटर है, वो था। रिजवान सिक्योरिटी गार्ड वो था। जिक्रिया ऑफिस बॉय वो था और एक खाकरूब था, एहसान उसका नाम है, वो वहाँ पर दफ्तर में मौजूद थे। और जो छठा शख्स मौजूद था वो उनका भाई बकौल इस FIR के मोहम्मद अफजाल, वो वहाँ पर मौजूद थे। अब मोहम्मद अफजाल जो इस केस के मुद्दई हैं, उन्होंने ये बताया कि वो दफ्तर में ही मौजूद थे कि असिस्टेंट डायरेक्टर फैसल वो किसी काम के सिलसिले में अंदर गए, जो DG साहब हैं उनके दफ्तर के अंदर गए और उन्होंने ये देखा कि DG साहब गिरे हुए हैं और जो सोफ़ा है उस पर खून पड़ा हुआ है। उन्होंने जाना कि उनको हिलाएं तो वो हिल नहीं पाए, तो वो भागते हुए बाहर आए और आकर उन्होंने सबको बताया कि DG साहब के सर से खून निकल रहा है और वो बेहोश पड़े हुए हैं। जिसके बाद ये जितने भी मुलाजिमान थे ये कमरे के अंदर गए, इन्होंने जाकर उनको उठाकर उनको अस्पताल लेके गए और जैसा मैंने आपको बताया कि वेंटिलेटर पर उनको शिफ्ट किया गया, वो जानवर ना हो सके। अब हुआ ये कि पुलिस ने सबसे पहले जो मुद्दई हैं, ऐसा होता है जब भी कोई वाक़या होता है तो मुद्दई से पूछा जाता है, तो जो उनके भाई हैं मोहम्मद अफजाल वो इसके मुद्दई बने। उन्होंने ये शुबा जाहिर किया कि उनके भाई ने, पुलिस तो ये कह रही थी, जो फर्स्ट डे था उससे ये कह रही थी कि जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं वो ये बता रहे हैं कि शायद ये खुदकुशी है, लेकिन उनके जो भाई हैं वो बज़िद थे कि नहीं, ये खुदकुशी नहीं है, इनको कत्ल किया गया। लेकिन आमिर साहब, जिस तरह से स्टोरी आपने नरेट की है, सुन के तो यही लग रहा है कि ये कत्ल था। यकीनन आपकी तरह और भी जो सोशल मीडिया सारिफ हैं वो भी यही समझ रहे थे कि इनको कत्ल किया गया है, लेकिन जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की है उसकी रोशनी में अब ये कहना जो है वो गलत नहीं होगा कि शायद उन्होंने खुदकुशी की है, बाकी तो अल्लाह ही जानता है। जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है वो क्या कहती है, जो SP इन्वेस्टिगेशन है उस्मान मुनीर, उनसे हमारी बात हुई है, वो हमें बता रहे हैं कि उनकी इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है। अब एक कमरा है जिसका एक ही एंट्री पॉइंट है और एक ही एग्जिट पॉइंट है, उसके अंदर कोई खिड़की या और कोई इजाफी दरवाज़ा नहीं है। उसके गेट पर एक ऑफिस बॉय मौजूद है। ठीक, ये कहना कि बाहर से कोई अंदर आ गया और अंदर आके उसने गोली मारी या बाहर से किसी ने फायरिंग की और अंदर उनको फायर लग गया, तो ये मुमकिन नहीं है। अब जो ऑफिस बॉय है
और जो उनका पर्सनल ड्राइवर, उनके बयान के मुताबिक कि उनको गोली की आवाज़ आई ज़रूर थी, लेकिन वो ये समझे कि शायद ऑफिस के बाहर कोई फायरिंग का वाकया पेश आया, तो वो भागकर सब बाहर चले गए। लेकिन उनको ये नहीं इल्म था कि जुनैद ताज भट्टी को गोली लगी है और वो ज़ख्मी हो गए। अब कुछ फोरेंसिक एनालिसिस भी किया गया, वो वहाँ पर जो क्राइम सीन था उसको वहाँ से कुछ शवाहिद लिए गए। अब वो शवाहिद क्या कहते हैं, ये सबसे अहम है। जुनैद ताज भट्टी जिस सोफे पर ज़ख्मी हालत पर पाए गए, उनके बाएं हाथ की तरफ एक रिवॉल्वर पाया गया। अब वो रिवॉल्वर किसका है, तो पुलिस ने जब उसकी इन्वेस्टिगेशन की तो उसकी रजिस्ट्रेशन जब मालूम की तो वो जुनैद ताज भट्टी के नाम पर रजिस्टर्ड है। अब वहाँ से एक होल मिला, एक गोली का होल मिला, जिसको पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के लिए फोरेंसिक लैब भेजा और ये साबित हो गया कि जो रिवॉल्वर है इसी से ये गोली चलाई गई है और एक ही होल मिला है। ठीक है। अब हमारा उनसे सवाल ये था कि उनके बाएं हाथ की जानिब रिवॉल्वर पड़ा हुआ था, तो इसका भी उन्होंने जवाब दिया कि जुनैद ताज भट्टी राइट हैंड उनका काम नहीं करता था, कुछ उनको बायोलॉजिकल इश्यूज थे कि उनका राइट हैंड काम नहीं करता था, तो वो लेफ्ट ही थे, वो अपना बायां हाथ ही इस्तेमाल करते थे। इसके बाद हमने उनसे मालूम किया कि जो असिस्टेंट डायरेक्टर जो अंदर गए, उनके बयान में आपने उनको डिटेन किया, उन्होंने कहा जी बिल्कुल, जितने भी मुलाजमान वहाँ पर मौजूद थे सबकी स्टेटमेंट ली गई, सबको बार बार वेरीफाई किया गया और तमाम जो लोग थे उनका यही कहना था, उनके जितने भी बयान थे वो यही थे कि उनको फायर की आवाज़ तो आई और वो सब बाहर भागे। उनको ये इल्म नहीं था कि जुनैद ताज भट्टी ने खुद पर गोली चलाई है और सबका यही कहना था कि जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं फैसल, वो कमरे में किसी काम के लिए गए और फ़ौरन ही विद इन सेकेंड्स वो भागते हुए बाहर आए और उन्होंने आके ये बताया कि उनको गोली लगी हुई है, उनका खून निकल रहा है। आमिर साहब, आखिर में मेरा सवाल आपसे ये है कि जुनैद ताज भट्टी ने आखिर खुदकुशी की क्यों, क्या वजह? जी ये सबसे अहम सवाल है कि ऐसा तो नहीं है कोई बगैर किसी वजह के जो है वो खुदकुशी कर ले। हमने इसको बहुत डीपली इन्वेस्टिगेट किया। एक तो पुलिस का स्टेटमेंट होता है, एक हमारे वहाँ पर नुमाइंदे भी हैं, हमने उनसे भी बात की। इसके अलावा जो उनके दफ्तर में काम करने वाले लोग हैं हमने उनसे भी बात की और उनकी जो फैमिली के लोग हैं हमने उनसे भी बात की। तो सबका ये कहना था कि उनको कोई घरेलू परेशानी नहीं थी, कोई माशी परेशानी नहीं थी, उनको परेशानी थी। अब वो परेशानी ये थी कि ये अभी बने हैं डायरेक्टर जनरल पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी सियालकोट, लेकिन इससे पहले इनकी पोस्टिंग थी रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी में, जहाँ पर ये बतौर डायरेक्टर काम कर रहे थे। तो वहाँ की कुछ इंक्वायरीज चल रही थी और उसकी वजह से काफ़ी प्रेशर में थे। ये हमें जो इंसाइडर्स हैं उन्होंने हमें डिटेल्स बताई हैं। अब वो किस किस्म की इंक्वायरीज थी इस पर हमने इन्वेस्टिगेशन करनी है, लेकिन जो अब तक की हमारी तहकीकात हैं वो ये बता रही हैं कि जब ये रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी के डायरेक्टर थे तो उस वक्त कुछ स्कीम्स चल रही थी, कोई माली बेज़ाब्तियाँ थी उस वक्त जो हुई थी, तो उस सिलसिले में कुछ इन्वेस्टिगेशन चल रही थी जिस सिलसिले में ये बहुत परेशान थे। आमिर साहब, लास्टली मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि नो डाउट इस्लाम में सुसाइड हराम है, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे ऑडियंस को? देखिए, इंसान के पास चॉइस होती है यस और नो की। ये इंसान ने ही चूज़ करना है कि उसने सीधे रास्ते पे चलना है या उल्टे रास्ते पे चलना है। किसी भी महकमे के, किसी भी सरकारी अफसर की ज़िंदगी में ये मौका लाजमी आता है कि उस पर इल्ज़ामात लगते हैं, इल्ज़ामात का सामना करना चाहिए। और अगर इंसान से कोई गलती हो भी गई है तो उसका कोई ना कोई खमियाजा भुगतना चाहिए। ये राह फरार है, राह फरार अख्तियार नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच आमिर साहब, हमारे साथ आपने स्टोरी शेयर की। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक के लिए बाय बाय।